गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करते हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था बच्चों सांख्यिकी क्या है, आंकड़े क्या हैं, सांख्यिकी का महत्व क्या है और सांख्यिकी के विभिन्न उपयोग क्या हैं, सांख्यिकी का महत्व क्या है। बच्चों सांख्यिकी की जो सबसे मूलभूत इकाई होती है जिसमें सूचनाओं को अंकों में लिखते हैं, जैसे 5, 7, 8, 10, 15, उसको आंकड़े कहते हैं बच्चों। तो आंकड़े क्या हैं, पहला प्रश्न हमारा इस पाठ में यही है। ये जो नोट्स के रूप में आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप सभी बच्चे इसको समझेंगे और इन्हीं नोट्स को अपने नोटबुक में नोट करेंगे। बच्चों तथ्यों के संख्यात्मक समूह को आंकड़े कहते हैं, अर्थात जो सूचनाएं हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं उनको आंकड़े कहते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20 जैसे विभिन्न बच्चों द्वारा प्राप्त अंक, जैसे हमारी 10वीं कक्षा से हम 11वीं कक्षा में हुए हैं, सभी बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये आंकड़े हैं। आंकड़े बच्चों दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं मूल रूप से एकत्रित किए जाते हैं, यानी उसके स्रोत से एकत्रित होते हैं। जहाँ से जो सूचनाएं हमें, जिनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं, वहीं से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। इससे पहले ये आंकड़े अपने मूल रूप में नहीं होते, यानी अनुसंधानकर्ता जिन्हें पहली बार किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित करता है उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े बच्चों, ये आंकड़े वो आंकड़े जो पहले किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं और उनसे अनुसंधानकर्ता या खोजकर्ता या जांचकर्ता आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करता है। जैसे बैंक में कितने लोगों के खाते हैं, बैंक से जाकर ये जानकारी प्राप्त कर लेना। बैंक में कितने लोगों ने जन धन खाते खोले हैं, ये सूचना प्राप्त कर लेना। किसी विद्यालय में कुल छात्रों या छात्राओं की संख्या के आंकड़े वहाँ के प्रिंसिपल के कार्यालय से प्राप्त कर लेना। ये आंकड़े जो पहले किसी न किसी उद्देश्य से एकत्रित किए गए हैं और जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित करता है। तो बच्चों प्राथमिक आंकड़े तो वो होते हैं जो पहली बार अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं, और द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो पहले से ही एकत्रित हैं और उनमें से आवश्यक सूचनाएं अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती हैं। और बच्चों फिर आगे हम बढ़ते हैं, वो है आंकड़े संकलन की विधियां। एक है जनगणना विधि और दूसरी है प्रतिदर्श विधि। इसको हम अगले अध्याय में करेंगे। जनगणना विधि के बारे में यही कहना चाहूँगा, ये वो विधि है जिसमें किसी समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे 60 विद्यार्थियों के आंकड़े एकत्रित करने हैं तो सभी छात्राओं के संबंधित आंकड़े इसमें एकत्रित किए जाते हैं। छात्राओं द्वारा प्राप्त अंक, छात्राओं द्वारा अध्ययन किए गए विषय के आंकड़े, ठीक है, छात्राओं के द्वारा छात्राओं की हाइट से संबंधित आंकड़े, छात्राओं की हॉबीज, रुचि से संबंधित आंकड़े। तो ये जो आंकड़े प्रत्येक, जिसमें प्रत्येक मद को शामिल किया जाता है बच्चों, उसको जनगणना विधि कहते हैं। दूसरा है प्रतिदर्श विधि। ये जब प्रयोग ये कब प्रयोग होती है, जब समग्र की इकाई बहुत ज़्यादा हो तो उसमें सभी इकाइयों का अध्ययन ना करके कुछ इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रतिदर्श विधि यानी सैम्पलिंग मेथड। इन दोनों विधियों का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। बच्चों प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां हैं, थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है बच्चों, फिर वो हमारे डाउनलोड और अपलोड होने में दिक्कत करता है। तो प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की विधियाँ, सबसे पहले विधि है कि जो आंकड़े एक व्यक्ति खुद एकत्रित करता है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी स्रोत से जाकर आंकड़े एकत्रित करता है। जैसे हमने 60 विद्यार्थियों से संबंधित आंकड़े कक्षावार जाकर प्रत्येक विद्यार्थी से जाकर पूछताछ करना, ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाता है। इसके गुण और दोष,
बच्चों, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के कुछ गुण और दोष भी होते हैं। जैसे ये आंकड़े बहुत विश्वसनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं में एकत्रित किए जाते हैं। ये अधिक शुद्ध होते हैं और मौलिक यानी मूल रूप में होते हैं। इनमें लोचशीलता होती है बच्चों, इनमें बदलाव किया जा सकता है, यानी कुछ अतिरिक्त जानकारी भी अगर हमें हासिल करनी होती है तो वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों को अगर किसी छात्रा के अंक बहुत अधिक हैं तो इससे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसने अपनी तैयारी किस प्रकार से की, वो कितने घंटे तक उसने अध्ययन किया। तो उसमें लोचशीलता है। एक रूपता अर्थात जो भी जिस प्रकार की सूचनाएं चाहिए वह अनुसंधानकर्ता उन्हें उसी रूप में प्राप्त कर सकता है। बच्चों, इस विधि की कुछ कमियां हैं। वो है कि अधिक खर्चीली, क्योंकि इसमें प्रत्येक स्रोत के पास जाकर आंकड़े एकत्रित करना पड़ता है। दूसरा, विस्तृत क्षेत्र के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है तो प्रत्येक दूर दूर इकाई के पास जाकर आंकड़े एकत्रित नहीं किए जा सकते। फिर पक्षपात। देखिए बच्चों, अनुसंधानकर्ता यदि किसी चाहे तो किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं के प्रति पक्षपात कर सकता है। जैसे किसी भी छात्रा के अंकों को बढ़ाकर लिख देना, या किसी भी विशेष वर्ग से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनके साथ पक्षपात करना, या जानबूझकर आय या व्यय के आंकड़ों में बदलाव करना, तो ये पक्षपात होता है। दूसरी विधि है बच्चों, वो है अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसमें क्या होता है बच्चों कि प्रत्येक स्रोत से आंकड़े एकत्रित ना करके अप्रत्यक्ष रूप से उस विषय से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जैसे सभी विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों की जानकारी विद्यार्थियों से ना लेकर विद्यालय के प्राचार्य द्वारा ये आंकड़े प्राप्त करना। प्राचार्य कक्ष में जाकर भी हमें ये सूचनाएं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा रिजल्ट होता है, सभी बच्चों के द्वारा प्राप्त अंक वहाँ रजिस्टर में दर्ज होते हैं और उनसे सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान या अप्रत्यक्ष मौखिक जांच। इसके क्या फायदे हैं बच्चों? आसान विधि है, इसमें प्रत्येक स्रोत से आंकड़े एकत्रित नहीं करने पड़ते। कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें एक ही स्थान पर सारी जानकारी उपलब्ध होती है, तो अलग अलग स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं होती। व्यक्तिगत पक्षपात इसमें होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सूचना देने वाला सभी जो सूचनाएं उसके पास होती हैं वह वैसी ही सूचना उसको उपलब्ध कराता है, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। विस्तृत क्षेत्र, तो बच्चों बड़े क्षेत्र के लिए ये कारगर है। अगर मान लीजिए 15 से 20 स्कूलों की छात्राओं के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, उनका परिणाम से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो केवल एक ही स्थान से सारी सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती हैं। अर्थात बड़े क्षेत्र के लिए भी ये विधि कारगर है, उपयोगी है। इस विधि के दोष क्या है बच्चों? गलत आंकड़े। कई बार सूचनाएं सही तरीके से अंकित नहीं होती और हमें भी गलत आंकड़े प्राप्त होते हैं। ज्ञान की कमी, अर्थात कई बार सूचना प्राप्त करने वाला भी और सूचना देने वाला भी तथ्यों की सही जानकारी ना होने के कारण गलत सूचनाएं दे देता है, और फिर उनका गलत प्रयोग करने से उनसे जो भी परिणाम निकाले जाते हैं वो गलत होते हैं, जो भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो गलत होंगे। एक रूपता का अभाव, अर्थात इसमें अलग अलग स्थानों पर सूचना देने वाले लोग अलग अलग होते हैं और उनके द्वारा दी गई सूचनाएं एक जैसी नहीं होती, यानी किसी भी तथ्य से संबंधित जो भी वांछित जानकारियां हैं वो निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं दे पाते। तो बच्चों, सूचना इस प्रकार प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की जो तीसरी विधि है वो है स्थानीय संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्त करना। इसमें क्या होगा कि जैसे हम देखते हैं रेडियो में, टेलीविज़न में जितनी खबरें हैं, जो भी आंकड़े हैं, वो लगातार कोई न कोई व्यक्ति दूसरे स्थानों से ये सूचनाएं हमें देता रहता है। उनके संवाददाता अलग अलग जगह फैले होते हैं और वो निरंतर ये अनुसंधान की जानकारियां प्रदान करते रहते हैं। तो बच्चों, ये विधि बहुत अच्छी है। एक तो ये कम खर्चीली है, क्योंकि एक व्यक्ति ही सारे क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं भेजता रहता है। दूसरा लाभ इसका ये कि लगातार इसमें सूचनाएं भेजी जाती हैं। विस्तृत क्षेत्र, अर्थात जैसे हमने पहले कहा था कि बड़े क्षेत्र के लिए ये विधि बहुत उपयोगी है।
शीघ्र परिणाम, यानी कि इनसे द्वारा जो भी वांछित सूचनाएं हैं वो तुरंत भेजी जा सकती हैं। इसके दोष भी हैं बच्चों, वो ये है कि अधिक अनुमान, अधिकतर जो आंकड़े होते हैं वो शुद्ध नहीं होते, अनुमान के द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे संवाददाता ये कह सकता है अनुमान के तौर पर यहाँ पर लगभग इतने लोग जमा थे, यानी कि पूर्ण सटीक जानकारी नहीं होती, सिर्फ अनुमान उसमें अधिक होता है। पक्षपात की संभावना रहती है, अगर खोजकर्ता कुछ जानकारियों को छुपा सकता है या उनमें बदलाव कर सकता है, तो इसमें पक्षपात की संभावना होती है। एक रूपता का अभाव होता है, संवाददाता सभी जगह पर अलग अलग होते हैं और उनका सूचना देने की विधियां भी अलग अलग होती हैं। कई बार बच्चों संवाददाता संबंधित सूचना समय पर नहीं दे पाता, तो उसमें देरी भी हो जाती है, तो ये भी इसका एक दोष है। फिर बच्चों एक विधि है डाक प्रश्नावली विधि। इसमें जो सूचनाएं हैं वो प्रश्नावली के माध्यम से भेजी जाती हैं। ये बड़े क्षेत्र के लिए लाभदायक होती है, कम खर्चीली है और समय की इसमें बचत रहती है। पक्षपात की कम संभावना होती है बच्चों इसमें। फिर इसके दोष हैं कि रुचि का अभाव, कई बार सूचना देने वाले को जानकारी नहीं होती, क्योंकि ये सूचना देने वाले को खुद भरनी पड़ती है प्रश्नावली। उसमें एक प्रश्नों का संग्रह बना दिया जाता है कि ये सूचनाएं हमें चाहिए, तो सूचना देने वाले को कई बार उसकी जानकारी नहीं होती। अपूर्णता, यानी कि उसको सारी सूचनाएं भी कई बार नहीं होती, कुछ सूचनाएं उसको मालूम है या किसी प्रश्न का उत्तर उसको पूरा मालूम नहीं होता, तो भी इसमें पूरा तरह से उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। शिक्षित वर्ग के लिए बच्चों ये ज़्यादा उपयोगी है, क्यों? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो इसमें सूचनाएं अंकित नहीं कर सकता, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रश्न इसमें लिखे होते हैं बच्चों उन्हीं के जवाब इसमें देने होते हैं। कुछ नया प्रश्न उसमें अगर कोई सूचना वहां पर नहीं प्राप्त होती है तो उससे संबंधित कोई नया प्रश्न नहीं जोड़ा जा सकता। एक है गणकों द्वारा, एक व्यक्ति खुद प्रश्नावली को लेकर जाएगा और सूचना प्राप्त करेगा। गणकों द्वारा अनुसूचियां भरना ये बड़े क्षेत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत से क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त कर लेगा। व्यक्तिगत संपर्क इससे में होगा तो जो भी सूचना मिलेगी वो शुद्ध होगी। तो बच्चों एक अशिक्षित वर्ग के लिए भी ये लाभदायक है, क्योंकि उसमें गणक खुद सूचना अंकित करेगा, और अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो भी वह अपनी सूचना मौखिक तौर पर उसको दे सकता है और गणक उसके द्वारा दी गई सूचना को उसमें रिकॉर्ड करेगा, यानी दर्ज कर लेगा। तो बच्चों प्रश्नावली विधि और गणकों द्वारा अनुसूची भरने में अंतर सिर्फ यही है कि डाक प्रश्नावली जो है ये डाक के द्वारा एक प्रश्नों का संग्रह बनाकर भेजी जाती है और उत्तर देने वाले व्यक्ति के पास ये सूचनाएं पहुंचती हैं और वह उन प्रश्नावली में लिखे प्रश्नों का उत्तर डाक द्वारा भेजता है। और गणकों द्वारा अनुसूचियां भरने का अर्थ होता है कि व्यक्ति प्रश्नावली को लेकर खुद जाएगा और वो वांछित सूचनाएं लेकर खुद सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड करके या दर्ज करके प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता को सौंप देगा। तो ये इनमें मुख्य अंतर है। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखी कि मुख्य तौर पर ये 5 विधियां होती हैं प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की, और इनके गुण और दोष का हमने अध्ययन किया। अब हम बात कर लेते हैं जो 2 तरह के आंकड़े होते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, इनमें क्या अंतर है बच्चों? प्राथमिक आंकड़े मूल होते हैं बच्चों, प्राथमिक आंकड़े मूल होते हैं, ये अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, जबकि ये मौलिक नहीं होते। फिर धन और श्रम, प्राथमिक आंकड़ों पर अधिक धन और श्रम की खपत होती है, यानी अधिक धन और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक आंकड़े एक स्थान से एकत्रित किए जाते हैं, उस पर कम धन और श्रम अच्छा ये बच्चों कम मौलिक होते हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीयक आंकड़े सूचना के स्रोत से एकत्रित नहीं किए जाते, बल्कि किसी व्यक्ति से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा बच्चों शुद्धता और मौलिकता इनमें अधिक होती है और द्वितीयक आंकड़ों में कम शुद्धता होती है, यानी कम मौलिकता होती है इनमें। कारण ये है कि प्राथमिक आंकड़े हैं वो अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है और द्वितीयक आंकड़े हैं वो पहले से ही एकत्रित हैं, तो उनका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन हम उनसे वास्तविक जो सूचनाएं हैं अपनी उद्देश्य के अनुसार ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इन आंकड़ों में कम शुद्धता होती है। बच्चों प्राथमिक आंकड़े वहीं उपयोगी होते हैं जहां अनुसंधान का क्षेत्र कम होता है, यानी कम विस्तृत होता है, अर्थात छोटा होता है। बड़े क्षेत्र के लिए ये लाभदायक नहीं होते, जबकि द्वितीयक आंकड़े विस्तृत क्षेत्र के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं।
तो बच्चों ये थे आपके कुछ जो नोट्स थे हमारे चैप्टर नंबर 2 से हमने स्टार्ट किए हैं। आई होप कि सभी बच्चों ने इनको समझा होगा, और ये नोट्स जो आपके इसमें भेजे हुए हैं वही नोट्स आपने नोटबुक में रिकॉर्ड करने हैं, लिखने हैं और उनका अध्ययन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।